गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, आज से हमारे चैनल पर एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है जिसका नाम है स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मीन्स ये ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जिसमें भी जीएस आता है उस सभी के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट होंगे। क्विक रिवीजन है, बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, केवल क्विक रिवीजन लेंगे ऐसे फैक्ट्स जो हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद होने ही चाहिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा भारत, हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में फर्स्ट टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो पहला पॉइंट है बंगाल के गवर्नर को भारत में अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया। ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस बात से मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है देख लेते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल में गवर्नर थे वो गवर्नर अब गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगे और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। अगर क्वेश्चन बनता है कि किसको इसके अधीन किया गया तो हम आंसर देंगे मुंबई और चेन्नई। मद्रास उस टाइम पर कहा जाता था, मद्रास को इसके अधीन किया गया। और ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल या इस एक्ट के तहत बनने वाले जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। अगर हम बात मुख्य न्यायाधीश की करें तो सर एलिजा इम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। कौन कौन से? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। तो इस तरीके से एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस व्यापार प्रतिबंधित किया गया। तो इसके तहत कंपनियों का जो निजी व्यापार करने का जो अधिकार था वो प्रतिबंधित कर दिया गया। बिना लाइसेंस के व्यापार करना बिल्कुल बंद हो गया। फिर बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप अलग अलग कर दिए गए। यह आशय यह भी है कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ से मतलब है व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप अलग अलग हो गए, दोहरा प्रशासन स्टार्ट हुआ। और कंपनी में जो व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप अलग हुए तो व्यापारिक क्रियाकलाप के लिए और राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए निर्माण हुआ व्यापारिक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। 2 चीज़ें आई कि व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप अलग हुए, व्यापारिक क्रियाकलाप के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण, राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का निर्माण हुआ। इंग्लैंड में 6 सदस्य नियंत्रक मंडल की स्थापना हुई जो स्थापना की गई थी राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया। अब कंपनी के कर्मचारी भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते थे 1784 एक्ट के तहत। और हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 हो गई। तो हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप अलग हुए। इंग्लैंड में 6 सदस्य नियंत्रक मंडल की स्थापना हुई और कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1786। अब चार्टर एक्ट 1786 के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई। ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो चार्टर एक्ट 1786 के तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की जो भी शक्तियां थी, जो भी पावर्स थी, सब दे दी गई। और ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नर जनरल की कौन से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्राप्त हुई? तो वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ मिलने वाला कौन सा एक्ट था? तो वो एक्ट था चार्टर एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 को बताने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF के साथ साथ क्विज भी अवेलेबल कराई जाएगी। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड क्विज प्रैक्टिस के लिए या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस
एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस की क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियोस का हर अपडेट जिससे इजीली आप तक पहुंच सके, और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व में से ही देने की व्यवस्था की गई। तो अभी तक क्या था कि जो भारतीय राजस्व में से भारतीय राजस्व से कोई वेतन नहीं दिया जाता था। अब नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई 1793 चार्टर अधिनियम के द्वारा, और लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। तो क्वेश्चन बनता है किस अधिनियम के द्वारा लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। क्वेश्चन बन सकता है किस एक्ट के द्वारा लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव डली। तो वो नींव डली 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की। चार्टर एक्ट 1813 में फर्स्ट पॉइंट है ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा। क्या था कि 1813 से पहले ईसाई पादरी जो भी थे उन्हें भारत में आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। अब क्या हुआ, चार्टर 1813 के बाद वो भारत में आ भी सकते थे और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते थे। नेक्स्ट है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और केवल चीन के साथ और व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर, मतलब जो कंपनी थी वो अब उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन वो अभी चीन के साथ व्यापार कर सकती थी और पूर्वी देशों में चाय के साथ व्यापार कर सकती थी। अब ये व्यापार कितने टाइम के लिए एकाधिकार बढ़ाया गया? 20 साल के लिए। तो 1813 में इन्हें व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कंपनी का, लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार जो कि पूर्वी देशों के साथ था वो 20 साल के लिए उस एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का उपबंध लाया गया। इसके अलावा फिर सबसे पहले हम देखेंगे 1893, उसके 20 साल बाद आया 1813 के 20 साल बाद आया 1833, चार्टर एक्ट 1833। अब हमने 1813 में ये पढ़ा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त हो गया था, लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार किया जा सकता था। अब 20 साल के लिए वो बढ़ाया गया था, तो 20 साल बाद कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। वो चीन के साथ जो व्यापार था वह भी, और चाय का व्यापार के सहित। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 के तहत हमने पढ़ा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। अब क्या हुआ, 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बनने लगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस प्रकार देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण हुआ। तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम बनने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इस प्रकार देश में शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। बात करते हैं विधि आयोग की स्थापना। वो 1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही की गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। विधि आयोग की स्थापना क्यों की गई? विधि आयोग की स्थापना भारतीय कानूनों के वर्गीकरण के लिए की गई। जो 4 सदस्य थे वो इस विधि आयोग में थे और अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। बात करते हैं स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना, तो वो हुई 1955 में। उसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़, जो कि प्रथम महान्यायवादी भी थे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई, अगर स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई? वो 1955 में हुई। अध्यक्षता की थी MC सीतलवाड़ ने, जो प्रथम महान्यायवादी भी थे। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध कब घोषित किया गया? चार्टर अधिनियम 1833 में। लेकिन इस पर रोक कब लगी? 1843 में। मतलब 10 साल बाद इस पर रोक लगाई गई, जबकि विधि के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध इसको 1833 के चार्टर अधिनियम में घोषित किया गया था और इस पर रोक लगाई गई 1843 में। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि 1833 में 1833 चार्टर अधिनियम के तहत ही किसको दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, जबकि 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। इसके अलावा उस समय जब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलन बरो थे। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम टेलीग्राम पर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके क्विक रिवीजन के पर्पस से बहुत ज़्यादा अच्छे भी होंगे। चलिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।